Hello everyone, I welcome you at the platform of Mandarin Academy. द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं न्यूज़ के वो हम देख लेते हैं. लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन. सबसे इम्पॉर्टेंट और जो फॉरमोस्ट इंटरनेशनल न्यूज़ अभी चल रही है, आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर ऑलरेडी हमारा जो इलेक्शन मोड चल रहा है, तो गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं आती है. लेकिन यहाँ पे हमारे पास मौका है कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है और जो आपका इकोनॉमिक्स है, इनसे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आ रही है. इसके अलावा जो सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड, और जो भी न्यूज़ इलेक्शंस के माहौल के तहत पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड आ रही है, उसको हम एक जिस्ट के तौर पे एक दिन कवर करेंगे. यहाँ पे आप रिसेंटली जानते हैं कि ईरान के प्रेसिडेंट की परसों डेथ हो गई थी. एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था, हेलीकॉप्टर उनका क्रैश हो गया था, जो कि अज़रबैजान बॉर्डर पर, जो ईरान की बॉर्डर लगती है कैस्पियन सी के बगल में, वहाँ पर जो कॉकेसस माउंटेन रेंज है उसी के साउथ साइड के अंदर ये चीज़ हुई थी. इसको हमने कल डिटेल में कवर किया था. इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन वगैरह भी हमने कवर की थी. यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया ने जो ईरान के प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी, उनकी डेथ के ऊपर एक दिन का, वन डे का स्टेट का मॉर्निंग डिक्लेयर किया है. और इसका मतलब क्या है कि हम उनकी इस दुख की घड़ी में ईरान के साथ हैं. और ये जो हमारा हमारा जो आप देख सकते हैं कि जो हमारा नेशनल सिंबल के स्थान पे आपको दिख रहा है किस प्रकार से हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको हमने हाफ होस्टिंग में किया है. जो ट्राई कलर है वो हाफ मास्ट के ऊपर फ्लोट कर रहा है. तो इससे आप क्या समझ सकते हैं कि यदि आप कोई भी स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हो, लेकिन ये आपको ऑथेंटिक कंटेंट मिल रहा है, जिससे आपको ये समझना होगा कि ईरान और इंडिया, इनके आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसे हैं, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि ईरान इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है. और उसकी प्रेसिडेंट की डेथ पर इंडिया एक अपने नेशनल मॉर्निंग डे डिक्लेयर करता है, जिसकी अपने आप में एक बहुत बड़ी सिंबॉलिक इमेज है. आप जानते हैं कि जिस प्रकार से यूएसए का एग्रेशन है किसके खिलाफ, ईरान के खिलाफ, उससे भी बाहर निकल के इंडिया ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन किसके साथ, ईरान के साथ और यूएसए दोनों के साथ बनाए हुए हैं. और आप जानते हैं ईरान एक पावरफुल कंट्री है जो मिडल ईस्ट के अंदर काफ़ी बड़ी इंपॉर्टेंट पावर रखता है. और इंडिया के अच्छे रिलेशन हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी जो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो ये न्यूज़ जो एक फ्लैग को शो किया गया है, मैं आपको उसके तहत दिखा रहा हूँ कि इंडिया ने, हमारे राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन का जो सेंटर पीस है वहाँ पर जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको हमने ट्राई कलर को हाफ मास्ट के ऊपर फ्लैग किया और एक दिन की हमने मॉर्निंग है वो डिक्लेयर करती है. इसी प्रकार की चीज़ें सिंबलाइज करती है किसी कंट्री की पावर को. तो ये ईरान की पावर को भी दिखाती है और ईरान और इंडिया के रिलेशन को भी दिखाती है. नेक्स्ट बढ़ते हैं. नेक्स्ट, एक इंटरनेशनल इकोनॉमी में किस तरह से चीज़ें अनफोल्ड होती है. और आप जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है वो ऑलमोस्ट तीसरे साल में हम एंटर कर चुके हैं. इतने सैंक्शंस लगे रशिया के ऊपर, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी लगाने के प्रयास किए गए जिसको विटो कर दिया गया. उसके बाद यूएसए ने लगाए, यूरोप की कई कंट्रीज़ ने लगाए. उसके बाद P3 कंट्रीज़, यानी कि जो परमानेंट 5 कंट्रीज़ हैं उसमें से P3 ने इसके ऊपर सैंक्शंस लगाए. चाइना ने इसके ऊपर सैंक्शन नहीं लगाए. इसके अलावा भी यूरोप के बहुत सारे राष्ट्रों ने अपने व्यापारिक लिंक इनसे तोड़ दिए. इन सब के होने के बावजूद भी आज एक रशिया के अंदर दोबारा से स्टिल एक रिजिलियंस दिखाई दे रहा है. किसमें? उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर. तो आपको समझना होगा कि वर्तमान परिदृश्य में जो कहा जाता है ना कि हम इंटरनेशनल सैंक्शन लगा देंगे, तो सैंक्शंस से निकलने के, बाहर निकलने के कई तरीके कंट्रियों ने ईजाद कर लिए हैं. तो एक पहले क्या था कि जो हमारे इकोनॉमिक ऑर्डर था वर्ल्ड का, उसको चलाने के लिए सैंक्शन लगाना एक तरीका था. परंतु ये दिखाता है कि सैंक्शन लगाने से भी काम नहीं चल सकता. आप जानते हैं ऑलरेडी ये थर्ड ईयर में है. कौन सा? रशिया और यूक्रेन का युद्ध. रशिया और यूक्रेन का युद्ध. और इसके बावजूद आप जानते हैं स्टार्टिंग के अंदर इसकी ऑयल जो था, ऑयल का जो एक्सपोर्ट था, आप जानते हैं रशिया एक ऑयल रिच कंट्री है. ये अपने यहाँ से ऑयल को एक्सपोर्ट करता था, नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट करता था, फर्टिलाइज़र को ये एक्सपोर्ट करता था. ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. तो ऑयल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहाँ होता था? यूरोप को. नेचुरल गैस कहाँ जाती थी? यूरोप पे. जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन आपने सुनी होगी 1 और 2, जो जर्मनी के साथ और फ्रांस के साथ बहुत बड़ा एक इनका नेचुरल गैस का आदान प्रदान होता था, जिसके अंदर बाद में अटैक किया गया. अब वो अटैक यूएसए ने किया, किसने किया, चीज़ें क्लियर नहीं हुई है, लेकिन मीडिया की कई रिपोर्ट्स आई. ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है तो हम किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकते. जो नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन थी उसके ऊपर भी हमको अटैक देखने को मिला, और जिसने यूरोप के और जो रशिया के रिलेशन है उसको और ख़राब किया था. और जिस कारण से नेचुरल गैस की जो आपूर्ति होती थी सर्दियों के समय में, कहाँ? यूरोप को, वो एक हैम्पर हुई. उसके बाद
अब ये चीज़ें क्या होती है, जो क्लाइमेट चेंज के लिए जो आप काम करने जाते हो वहाँ पर भी इसका इफेक्ट डालता है, क्योंकि अब अचानक से तो आप सोलार और विंड एनर्जी प्रोड्यूस कर नहीं सकते, बड़े बड़े हाइड्रो डैम बना नहीं सकते, लेकिन आपको एनर्जी तो चाहिए। तो फिर क्या होगा, यूरोप जैसा देश भी जो कोल है, जो गैस है, उसके ऊपर ज़्यादा निर्भर होने लगा, और ये सब चीज़ें क्लाइमेट चेंज की जो हमारी लड़ाई है उसको कमज़ोर करने के लिए पर्याप्त है। आप समझ गए ये चीज़ें। अब इतने सारे सैंक्शंस लगे, ऑयल का एक्सपोर्ट था यूरोप को, वो घट गया, नेचुरल गैस का एक्सपोर्ट था वो ऑलमोस्ट घट गया, फर्टिलाइजर्स थे घट गए, लेकिन फिर भी रशिया की इकॉनमी फ्लरिश करने लगी। और यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए गए हैं रशिया की इकॉनमी के, तो आप ये देखिए। तो रशिया की इकॉनमी में इन्होंने 4 पैरामीटर दिए। एक इन्होंने दिया उसकी जीडीपी के बारे में, फिर बोला जो प्राइवेट कंजम्पशन है या जो हाउस होल्ड कंजम्पशन है वो, फिर पब्लिक कंजम्पशन है जो सरकार की तरफ से, उसके बाद ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि सरकार जो बड़े बड़े काम करती है उसके बारे में, और फिर दिखाया गया नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट के आंकड़े हमारे पास इस साल के नहीं हैं, तो आपको समझना ये होगा कि जो जीडीपी है, जो साल 2020 के अंदर कोविड के अंदर तो विश्व की डिक्लाइन थी, तो चाइना की भी थी। उसके बाद 2021 और 2022 के अंदर भी इनकी जीडीपी देखिए, जैसे युद्ध हुआ यहाँ एक आपको जीडीपी के अंदर डिक्लाइन देखने को मिला, लेकिन साल 2023 में 3.6% की ग्रोथ से इसने इकोनॉमी ग्रोथ करी है। जबकि यदि यूएसए देखेंगे तो वो 2% के आसपास ग्रोथ कर रहा था, और इंडिया है वो 6 to 7% के आसपास ने ग्रो किया। और 2024 के अंदर भी बताया जा रहा है कि इंडिया जो रशिया है वो आगे और अच्छी ग्रोथ कर रहा है। प्राइवेट कंजम्पशन वहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है, मतलब कि लोगों के पास पैसा है तभी तो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। उसके बाद सरकार का कंजम्पशन भी कंटिन्यूसली बढ़ा है, 0.4 से 0.6 हुआ है। और वहाँ पे जो कैपिटल फॉर्मेशन है यानी कि जो जो इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर गया है वो तो काफ़ी स्पाइक देखने को मिला है, जहाँ की 2023 के अंदर ऑलमोस्ट 0 के आसपास था, अब वो 4.5% के आसपास हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ कि वहाँ पे क्यों बन रहा है? आप सोचिए क्या हुआ जब आप किसी कंट्री के ऊपर उसके एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दोगे, वो इंपोर्ट कर नहीं सकता, वो कंट्री करेगी क्या? वो कंट्री अपने वहाँ पे खुद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का डेवलपमेंट करेगी। अब रशिया ऑलरेडी युद्ध के अंदर इन्वॉल्व है। जब आप युद्ध के अंदर इन्वॉल्व हो तो आपको क्या चाहिए? युद्ध के अंदर आपको मशीनरी चाहिए, आपको प्रोडक्शन लाइन चाहिए, सप्लाई चेन लाइन से प्रोडक्शन चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के लिए रशिया ने अपने वहाँ इन्वेस्टमेंट किया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाई, मशीनरी के प्रोडक्शन के लिए यूनिट बनाई। तो ये सारी चीज़ों से रशिया की जो इकॉनमी है वो स्ट्रेंथन हुई। उसके बाद अब इन सब चीज़ों के लिए पैसा कौन खर्च कर रहा है? पैसा खर्च कर रही गवर्नमेंट, रशिया की गवर्नमेंट खर्च कर रही है। और इसके साथ आप जाना, जब युद्ध चलता है डिफेंस की जो इंडस्ट्री होती है वो बूम करती है, क्योंकि मिलिट्री के ऊपर एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसके अलावा आज विश्व में सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? एक तो है आपकी इन्फ्लेशन, और दूसरी कौन सी है? अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर रशिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट में तो डिक्रीज हुआ, यानी कि लोगों को रोजगार मिला है। क्यों? जो वॉलंटरी रूप से आर्मी में जाना चाहते हो आर्मी में करें, और जो बाकी एंसिलरीज एक्टिविटीज़ है जहाँ से आर्मी को सपोर्ट मिल रहा है, रशिया को सपोर्ट मिल रहा है। क्योंकि बाहर के देशों के लोग थे वो तो इस वॉर के कारण काफ़ी लोग बाहर चले गए, जो डोमेस्टिक वर्कर्स है उनको एक दोबारा मौका मिला कि वो काम करें। तो आप समझ रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े गिरे हैं, रशिया के अंदर लोगों को रोजगार मिला है। जब लोगों को यदि रोजगार मिलता है, पैसा मिलता है, तो अंदर जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिचुएशन होती है वो काफ़ी कंट्रोल होती है। इसी कारण से आपने देखा होगा कि रशिया के अंदर जो व्लादिमीर पुतिन है वो दोबारा से प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हुए हैं। तो ये दिखाता है कि वहाँ की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो इकोनॉमी की वजह से स्टेबल हुई है। जबकि यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज जब इन्होंने ऊपर सैंक्शन लगाए थे तो उनको लगा था कि इन सैंक्शन के दबाव में आकर के क्या कहते हैं, रशिया क्या करेगा, इस युद्ध से रुक जाएगा, स्टॉप कर लेगा। पर इसका विपरीत देखने को मिला है। जबकि आज आप देखो तो रशिया कर क्या रहा है? रशिया एक नया फ्रंट खोल रहा है वॉर का, और वो फ्रंट कहाँ खोल रहा है? आप जानते हैं, खार्किव रीजन की तरफ, जो कि बहुत बड़ा एरिया है किसका? यूक्रेन का, उस तरफ। और दूसरा एक और रीज़न है कि आखिर ये सैंक्शन रशिया पे काम क्यों नहीं कर रहे। तो आप जानते हैं कि साल 2014 के अंदर रशिया ने क्रीमिया के ऊपर कब्जा किया था, और क्रीमिया रशिया और यूक्रेन के साउथ के अंदर है, ब्लैक सी के अंदर लोकेटेड है, और वहाँ से ब्लैक सी के अंदर लोकेटेड है, और इस ब्लैक सी के अंदर से रशिया को एसेस मिलता है किसका? ब्लैक सी का। और ब्लैक सी के माध्यम से वो अपने व्यापार को कहाँ? मेडिटेरियन की तरफ लेके आ सकता है, मिडिल ईस्ट की तरफ लेके आ सकता है। तो यहाँ पे जो 2014 में क्रीमिया के ऊपर जब उन्होंने अटैक किया तभी रशिया के ऊपर सैंक्शन लगे थे। तो रशिया ने उस वक्त सीख लिया था कि इन सैंक्शन से हमको कैसे बाहर निकलना है। तो 2014 का एक्सपीरियंस भी रशिया को हेल्प कर रहा है। आप इन चीज़ों से ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एक स्ट्रॉन्ग रशियन इकॉनमी उभर के आ रही है। जबकि वॉर जब होते हैं तो इस तरह के एग्जाम्पल नहीं देखने को मिलते।
अब इन्फ्लेशन के जो आंकड़े हैं, दुनिया जहाँ पे इन्फ्लेशन और महंगाई से त्रस्त है, रशिया में ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि वहाँ पे जो उसका सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो वहाँ के जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक के जो चीफ हैं, उन्होंने एक हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी अपना रखी है। हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें होता क्या है, जब लोगों के हाथ में पैसा नहीं होगा तब इन्फ्लेशन, जब लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा होगा तब इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो वहाँ उन्होंने रेट्स बढ़ा दी। अब रेट्स बढ़ाने से क्या हुआ, लोगों के हाथ में पैसा कम आया, जब पैसा कम आया तो इन्फ्लेशन में गिरावट आई। तो रशिया के अंदर इन्फ्लेशन भी अंडर कंट्रोल है, अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े वो उसमें गिरावट हो रही है, कंट्री एक्सपेंडिचर कर रही है, सेंट्रल बैंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ रही है, और जो फाइनेंशियल सैंक्शंस लगे थे वो उन्होंने क्रीमिया के दौरान सीख लिया था कि हमको उससे कैसे। इसके अलावा आप देखो प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ रहा है, यानी कि लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, और इसके अलावा जो रशिया के बिजनेसमैन हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था वो बाहर निकला। और सबसे बड़ा, रशिया की इकॉनमी ऑयल के ऊपर काफ़ी डिपेंड है, तो जो ऑयल रशिया पहले किसको एक्सपोर्ट करता था, यूरोप को, यूएसए को, उस कंट्री, अब वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया है, वो इंडिया और चाइना जैसी कंट्री है, जो कि जिनका जो इंपोर्ट है ऑयल का रशिया से लगभग 80% बढ़ चुका है। अब एक और चीज़ है, इंडिया और चाइना को क्या फ़ायदा है, यहाँ से उन्हें डिस्काउंट में ऑयल मिलता है, उसके बाद उनको डॉलर में ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं। तो इससे क्या है, आपको देखो आपका फॉरेक्स रिजर्व भी सेव है, आपको सस्ता तेल मिल रहा है, जहाँ दुनिया के अंदर $70 का बैरल है, वहीं आपको रशिया $60 का बैरल एक दे रहा है तेल। तो फिर ये कंट्रीज उससे खरीद रही है और अपने आप को, अपना जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उसको बनाए हुए, यूएसए के साथ रिलेशन अच्छे हैं, यूरोप के साथ रिलेशन अच्छे हैं। तो ये चीज़ें दिखाती है कि सैंक्शंस काम नहीं करते। दूसरा, हमने ये भी देखा एग्जाम के हिसाब से, आखिर रशियन इकॉनमी है वो क्यों आज भी स्ट्रांग है। फिर हमने ये देखा कि इसीलिए तो रशिया इस वॉर से बैक नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी नई पावर इसके अंदर इन्फ्यूज़ कर रहा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हमने देखे, ये अगर एग्जाम में किसी प्रकार सवाल आता है तो उसको आपको डालना है। तो रशिया का एक वॉर के अलावा जो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर बहुत बढ़िया ये इकोनॉमिक्स को लेके एक एडिटोरियल थी, और इसी से आपको लिंक निकाल के ये भी समझना है कि जो हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमी में ग्लोबल सप्लाई चेन है, उसके डिस्ट्रप्शन किसी कंट्री को प्रभावित कर सकते हैं या नहीं, उसको भी हमने समझने का प्रयास किया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट, द हिंदू के अंदर हमारी ये इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आया था आज, द हिंदू के अंदर, और ये एडिटोरियल बात करता है हमारे एक तो सीडीएस के बारे में, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और इसके अलावा थिएटर कमांड के बारे में, फिर वो बात करता है जॉइंट टेनेंस के बारे में। तो आपको यहाँ इन चीज़ों को ऑलरेडी एक हमने एडिटोरियल कवर किया था। अब सीडीएस के बारे में क्यों बात करें, जैसे कि आप जानते हैं कि कारगिल का वॉर हुआ था 1999 में, और कारगिल वॉर के बाद में कारगिल रिव्यू कमेटी बैठी थी। जब ये कारगिल रिव्यू कमेटी बैठी तो इसने एक बोला कि हमें जॉइंटनेस चाहिए तीनों सेनाओं में। कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला है कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी अलग अलग अपने अपने डोमेन में काम करती है, इन तीनों को एक साथ सिंक होकर के किसी एक थिएटर में एक फोर्स बन के काम करना चाहिए। तो ये एक पहला रीज़न था। तो उस कारगिल रिव्यू कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया कि सीडीएस की पोस्ट बनानी चाहिए। अब हालांकि ये सीडीएस की जो पोस्ट है वो 4 स्टार जनरल की रैंक है, तो ये समझिए एक बहुत बड़ी पावरफुल पोस्ट है। जो हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारे आईएएस की और डिफेंस की जो लॉबी है, उनका ये कहना था कि इतनी बड़ी पोस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि होता क्या है, जब सेक्रेटरी लेवल पे यदि कोई मिलिट्री ऑफिसर बैठेगा तो उसका माइंडसेट सिविलियन जो बैठे हैं उनसे अलग होता है। तो इस कारण से वो उसका ऑब्जेक्शन कर रही थी। लेकिन फाइनली हमने देखा कि विपिन रावत के रूप में, जनरल विपिन रावत के रूप में हमको फर्स्ट सीडीएस मिला। सेकेंड सीडीएस पे जानते हैं आपको जनरल अनिल चौहान को, जिनकी आप फोटो देख सकते हैं, इनको बनाया गया, और ही इज़ द प्रेजेंट सीडीएस ऑफ इंडिया। अब ये सेकंड सीडीएस है। अब जब ये इनको 4 स्टार जनरल बनाया गया, बनाने के बाद क्या हो गया, ये जो पोस्ट है इतनी हैवी है कि जो इन्होंने एक डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बनाया, किसके अंदर, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर। और डिफेंस मिनिस्ट्री में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का जो हेड होगा वो कौन होगा, सीडीएस। तो ये एक तरह से रक्षा मंत्री जो हैं, रक्षा मंत्री का राइट हैंड बोल सकते हैं, और ये सबसे पावरफुल आदमी हो गया उसमें, आप समझ गए। अब इस सीडीएस का रोल क्या है, सीडीएस को इसलिए बनाया गया कि एक तो आपको जॉइंट थिएटर बनाना है, आपको इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनानी है, जिसकी हमने बात करी थी कि 3 थिएटर कमांड की बात चल रही है, जिसके अंदर एक जो आपका हमारा वेस्टर्न थिएटर है, यानी कि पाकिस्तान को ध्यान रखेगी, उसका सेंटर हमने जयपुर बनाने का प्रयास किया है। अभी ये फाइनल नहीं है, न्यूज़ के अंदर है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। सेकंड, जो चाइना सेंट्रिक हमारी थिएटर कमांड होगी, उसका हेडक्वार्टर हम लखनऊ बनाने की बात कर रहे हैं। और जो पेनिनसुलर इंडिया है, जो इंडियन ओशन रीजन को ध्यान में रखेगा, क्योंकि वहाँ चाइना का काफ़ी इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, दुनिया के, विश्व के अलग अलग देश हैं, उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो इंडियन ओशन रीजन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर हमने जो कोयम्बटूर है तमिलनाडु के अंदर,
वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये मोस्टली मतलब इसमें नेवी, इसमें अंदर एक सुप्रीम पावर होगी, बाकी दोनों को हमने देख लिया। तो ये थिएटर कमांड 3 बनेगी। अब इन थिएटर कमांड से पहले यहाँ पे जो हमारे ये ऑलरेडी एक लेक्चर था जिसके अंदर विपिन रावत साहब ने, सॉरी ये अनिल चौहान साहब ने अपनी कुछ बातें करी। उन्होंने कहा कि थिएटर कमांड बनने से पहले हमें एक जॉइंट कल्चर डेवलप करना है, और वो हम कर रहे हैं किसमें, आर्मड फोर्सेस के अंदर। रिसेंटली अभी देखा होगा एक बिल भी डिसिप्लिन एक्ट लेके आया था जिसके तहत यदि तीनों फोर्सेस आर्मी के अंदर यदि कोई एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स या ट्रुप्स काम कर रहे हैं तो उनको भी उसी एक्ट के तहत पनिशमेंट दिया जाएगा, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, जिसके तहत अलग अलग फोर्सेस को वो भी अभी लेके आए। तो ये एक जॉइंटनेस लाने का पहले प्रयास है। जॉइंटनेस लाने से क्या होगा कि जब जॉइंटनेस आपस में आ जाएगी उसके बाद हम क्या है थिएटर की तरफ बढ़ सकते हैं, और फिर थिएटर में तीनों फोर्सेस एक साथ होगी जहां जिसकी रिक्वायरमेंट है। जैसे पाकिस्तान वाला थिएटर है तो वहां आप देखोगे कि आपको इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, ये दोनों एक साथ मिल सकती है, और इसके भी अलग अलग बहुत सारे सब डिवीजन हैं वो भी एक साथ काम करेंगे। तो ये थिएटर कमांड का कंसेप्ट जो कि न्यूज़ में था। अभी वर्तमान में CDS कौन है, ये पोस्ट इतनी पावरफुल क्यों है, क्योंकि ये क्वेश्चन एनालिटिकल क्वेश्चन आपसे किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। द हिंदू के अंदर आया। ये जो 3 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स थे जो मुझे आज लगे, जो हमने कवर किए। ईरान का इशू हम इन डिटेल कवर कर चुके हैं, चाबार के साथ हमारी डील हुई थी वो भी हम इन डिटेल कवर कर चुके हैं, और किस प्रकार से ईरान के साथ इंडिया अपनी रिलेशनशिप को दुनिया के सामने दिखा रहा है वो आपको समझने की ज़रूरत है। आप यहाँ से किसी प्रकार से जो मीडिया चैनल्स है जो अपनी TRP गेन करने के लिए, पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए कई बार न्यूज़ डालते हैं, तो उसमें आपको नहीं जाना। ऑथेंटिक न्यूज़ कहाँ से मिल रही है उसको फॉलो करना है, जिससे आप अपनी आंसर राइटिंग में या इंटरव्यू में जब बात रखेंगे उसके अंदर एक वेटेज होगा। नेक्स्ट, रशियन इकॉनमी 3 साल से लड़ाई चल रही है। एक क्वेश्चन प्रोबेबल है, इंटरव्यू के अंदर पूछा जा सकता है किस प्रकार से आखिर रशिया आज भी क्यों पीछे नहीं हट रहा। तो उसका एक मेन रीज़न ये है, उसकी इकॉनमी कंसेप्ट क्या है, उसके ऊपर ग्लोबल जो बड़ी एक पिक्चर बन रही है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये भी आप समझते हैं। क्योंकि आप जानते हैं यूक्रेन को फुल बैकिंग दे रहा है कौन, यूरोप और अमेरिका, लेकिन उस बैकिंग देने के बाद भी वो रशिया की कमर नहीं तोड़ पाए। आप समझे, इतनी सारी कंट्रीज नाटो का एक्सपेंशन करने का प्रयास करते हुए वो रशिया की कमर नहीं तोड़ पा रहे। तो ये चीज़ें दिखाती है कि कुछ ना कुछ इंटीग्रल रशिया के अंदर है जो कि उसको आज भी एक सॉलिड पावरफुल बनाए हुए रखे हुए हैं। नेक्स्ट, जो हमने जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है CDS है उसके बारे में देखा, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेटमेंट आया है, और कई बार ये न्यूज़ होती है वो हमारे लिए डिफरेंट डोमेन में, क्योंकि सिक्योरिटी एस्पेक्ट से, हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी के हिसाब से, और हमारे डिफेंस के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिफॉर्म्स लेके आ रही है, उसके हिसाब से एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो हिंदू में थी। तो यहाँ इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू में जो हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो हमने कवर कर ली। आई होप you enjoy this session, and if you enjoy, please like us, subscribe us, and continue and remain in touch with us. Thank you so much. We will meet again tomorrow at the same time.